काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो पासों को आप उछालते हो तो एक पासे को उछालने पर टोटल तरीके कितने होते हैं। अगर आप एक पासे को उछालते हो तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके 6। अगर आप दो पासों को उछालोगे तो कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर 36। ये टोटल तरीके की मैं बात कर रहा हूं। अगर 3 पासे आप उछालोगे तो 3 पासों का कितना हो जाएगा 6 का क्यूब। तो इसी तरह से ही चलता रहता है। टोटल तरीके लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का एक सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है। बोले क्या होता है सर? प्रायिकता बराबर होता है, नीचे आते हैं अपने आप टोटल तरीके और ऊपर क्या आता है? ऊपर आपके सामने निकल कर आता है कंडीशनल तरीके। यानी कि जो भी हमारी शर्त है वो शर्त आपको लेनी है, फेवरेबल शर्त लेनी है और नीचे टोटल लेने हैं। तो अब यहां तक आपको ब्यौरा समझ में आ गया पूरा कि भाई क्या क्या होता है। अब मैं क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं, तो आप तैयार हैं? तो सबसे पहले तो ये बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल तरीके कितने होंगे। तो सर दो पासे हैं तो टोटल तरीके 6 का स्क्वायर 36 हो गए। यहां तक कोई शक, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं अगली शर्त पर। तो दोनों पासों में 3 से अधिक संख्या आती है। तो ऐसा आपको देखना है कि जब दोनों पासों में 3 से अधिक संख्या है, ऐसी कितनी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। दोनों पासों में 4 4 आ जाए, चलेगा? दौड़ेगा। एक पासे में 4 आ जाए, एक में 5 आ जाए, चलेगा? चलेगा। एक पासे में 4 आ जाए, एक में 6 आ जाए। फिर उसके बाद 5 वाला ले लो। 5 4 चलेगा, 5 5 चलेगा, 5 6 चलेगा, 6 4 चलेगा, 6 5 चलेगा, 6 6 भी चलेगा। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 9 तरीके, जिनमें दोनों में 3 से ऊपर आ रहा है। तो किसमें से? 36 में से। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। क्लियर हो गया माय डियर? बोलो यस या नो। नीट एंड क्लीन समझ में आ गया ना? तो ऐसे प्रायिकता निकालनी है बस। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताओ आराम से। एक बच्चा कह रहा है इतना लिखना पड़ेगा। कुछ तो करोगे, फॉर्म भी तो भरना पड़ा है तुम्हें। हाँ भाई, ऐसी नौकरी मिलेगी क्या? इतना करना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। पता नहीं पढ़ाई बोझ हो गई है क्या इनके लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए, ए 24 दिनों में कोई कार्य करता है, बी 16 दिनों में कोई कार्य करता है। टोटल वर्क कितना मानूं? आप ही बता दो। चलो सर, टोटल वर्क आप 48 मान लो। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? प्लस का 2। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? प्लस का 3। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है हमें कि भाई ये तो पहली कंडीशन होती है, यहां तक तो हर किसी बच्चे ने कर ही लिया होगा। अब बोला क्या जा रहा है डियर कि सी एक ही कार्य को a प्लस बी के 4/5 गुना समय में करता है। तो a प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? तो a प्लस बी द्वारा लिया गया समय 48 काम है और 2 और 3 5 की एफिशिएंसी 48/5। क्या ये मैं कह सकता हूं a प्लस बी द्वारा लिया गया समय है ये? तो c द्वारा लिया गया समय कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो। c द्वारा लिया गया समय a प्लस बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 गुना है। तो 48/5 का भी 4/5 गुना। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 192.25। यहां तक आप में से समस्या किसी को? बोले नहीं सर, अच्छा लग रहा है, अब दिमाग भी खुल रहा है। तो अब मैं दोबारा से लगा सकता हूं क्या? अरे अब सी का भी तो टाइम आ गया कि भाई सी इतने टाइम लेता है। यहां तक कोई दिक्कत? सी का भी तो टाइम आ गया। चलिए, क्या मैं कह सकता हूं ए अकेला कितने दिन में कर रहा था? 24 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा था?
16 दिन में। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 192/25 में। कोई दिक्कत नहीं। टोटल, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24, 16 और 192 के लिए 192 हो जाएगा। 24 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 16 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और ये आ रहा है 25। किसी को कोई समस्या यहां तक? बोले नहीं सर चलने दीजिए, अच्छा लग रहा है हमें तो। चलो भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। बोला क्या जा रहा है कि ए और बी दोनों 6 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम पूरा करता है। तो सी ने कितने दिनों तक काम किया? तो मैं ये कहता हूं भाई, ए और बी मिलकर 20 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम करते हैं, यानी कि 120 यूनिट तो काम कर लिया। 120 यूनिट काम हो चुका है, तो 72 यूनिट काम बाकी है और वह कौन करेगा? सी करेगा 25 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लग जाएगा? 72/25 दिन। तो कैसा लगा डियर पूरा क्वेश्चन? जल्दी से मुझे बता दो। इसको कहते हैं एक सुपर्ब क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिनको नहीं पता था सीखो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, दो ही तरीके हैं अपने आप को मोटिवेट करने के। दो ही तरीके हैं अपने आप को मोटिवेट करने के। दो तरीके क्या है? पहला तरीका, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो, जो कि 100% में से 1% होता है। और दूसरा तरीका क्या है कि हर क्वेश्चन से आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा दें, चाहे आपको क्वेश्चन ना आता हो। आप हर एक क्वेश्चन से, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने किया, अरे नहीं आया तो यार क्या फर्क पड़ता है? आपका क्या बढ़ा? आपका एक्सपीरियंस बढ़ा। उससे क्या होगा सर? हमें उससे आपको तजुर्बा आ जाएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन ऐसे किया हुआ है मैंने, चल आज मैं ट्राई करके देखता हूं। वो आना चाहिए। ये 1% में तो मुश्किल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हो वही मोटिवेट कर सकता है, और वो पॉसिबल है नहीं। तो लर्निंग ही सबसे बड़ी चीज है। और 99% लोग इस दुनिया के, या 99.99 इसी चीज पे काम करते हैं। ठीक है, इसी चीज पे काम करते हैं, दूसरी चीज पर। चलिए नेक्स्ट। 10 थीटा आपको दे रखा है, तो प्लीज बी फोकस्ड और बहुत बड़ी चीज आप सीख जाओगे। आप मुझे बताओ यार, मैं कोसेक थीटा और सेक थीटा ये क्या होगा मेरे लिए, और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये क्या होगा मेरे लिए? एक बार मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी आपकी तरह अज्ञान बन के सोचता हूं कि यार tan पता है मेरे को, तो tan बनाऊं कॉमन लेकर। तो मैं यार sec कॉमन लूंगा तो cos अपॉन sec बनेगा, अगर मैं cosec कॉमन लूंगा तो sec अपॉन cosec बनेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो sec का ऊपर चला जाएगा, तो ये तो cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा। तो सर ऊपर वाला तो cot थीटा बन रहा है, नीचे वाला आपका tan थीटा बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं ये क्यों बता रहा हूं? एक आपके दिमाग में एक सोच उत्पन्न करने के लिए, सोच को डेवलप करने के लिए बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है आपको कि मैं अब अप्रोच किस तरह से जाऊंगा? मैं अब कौन सा, इसमें से क्या कॉमन लूं मैं? सर कॉस कॉमन ले लो आप, या फिर आप कॉमन ना भी लो तो चलेगा, चल सकता है। अगर ना भी लो तो चलेगा, चल सकता है, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों है, यहां चल सकता है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? कॉमन लेना है।
अब मैं क्या कॉमन लूं, कॉसेक स्क्वायर कॉमन ले लेता, मैं सेक को कॉसेक को कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये बचा 2 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, बोल सकता हूं ना डायरेक्टली, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है सेक अपॉन कॉसेक टेन होगा। इसी तरह से नीचे से भी कॉसेक कॉमन ले लो स्क्वायर में, तो यहां हो गया 3 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया ना, ये इससे कट गया, टेन की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो 2 माइनस 3 इंटू 4/11 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 4/11, तो 11 दूनी 22, 22 में से 12 चले जाएंगे तो 10, और नीचे तो 11 रहेगा ही, अपॉन 11 तिया 33, 33 और 16, तो 33 और 16 हो जाएगा 49, तो 10/49 आंसर हो जाएगा। तो ये तो है मतलब मेथड, एक मेथड है जिससे कि आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट वैल्यू भी पुट की जा सकती है क्या? हाँ, क्योंकि आप जानते हो टेन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, सेक थीटा की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, और कॉसेक थीटा की जगह क्या रख दो, √11। लेकिन यहां हम ये तभी रख सकते हैं, कब रख सकते हैं बताओ? यहां मैं ये क्यों रखने के लिए तैयार हूं, ग्रे रख देते हैं, चल ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कुछ है जिसका एलसीएम सेम आएगा, इसीलिए रख पा रहा हूं। तो यहां रखो चलो, तो ये हो गया सर 11 दूनी 22, 22 में से 12 चले गए, अपॉन 11 तिया 33 प्लस और 4 चौके 16, तो आ गया ना 10/49, तो ये डायरेक्टली आ गया। तो सीखने के ऊपर डिपेंड करता है, हमें शॉर्ट भी आना चाहिए और हमें लॉन्ग भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त है सीखने का, और पेपर के लिए हम अब तैयार हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सौरभ पांडे, जिनके एरिया में लॉकडाउन हो गया उनको पेपर देने से कोई नहीं रोक रहा, आप खुद को ही रोको पेपर देने से। देखिए 100 फैक्टोरियल माइनस 64 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या आप मुझे बताएंगे। तो मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों कि 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती हैं, तो 100 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 5 ही डिसाइड करेगा, ये पहले बता चुका हूं। तो 20 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 4, और बस। अब 4 में 5 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 24। 64 फैक्टोरियल में कितनी हो जाएंगी डियर? 64 फैक्टोरियल बटे 5 करेंगे तो यहां पर निकल कर आ रहा है हमारे पास 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60, तो 12 बार जाया, और 12 में फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 2 बार, तो ये कितना हो गया डियर? 14। अब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चे के साथ, बच्चा परेशान हो जाता है। अब एक चीज बताऊं कि कहां गलती कर रहे हो आप लोग? चलो प्लीज चुप रहिएगा, प्लीज चुप रहिएगा। मैं आपसे कहता हूं, अब यहां तक मैं इसको छोड़ रहा हूं, यहां पर मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं थोड़ा। मैंने लिखा 100 में से मैंने 10 घटा दिया, मैंने लिखा 1000 में से मैंने 100 घटाया, मैंने लिखा 1000 में से मैंने 10 घटाया। मैं यार ये देख रहा हूं यार, यहां आ रहा है 90, तो उसमें तो एक ही जीरो आ रही है, यहां आ रहा है 3 में से ये हो जाएगा कितना? 900, तो यहां तो 2 जीरो आ रही है। यहां मैंने देखा कितनी आ रही है? 990, यहां तो एक ही जीरो आ रही है। लेकिन आपके हिसाब से तो 3 में से 1 गया तो 2 जीरो आनी चाहिए थी, 3 में से 2 गया तो 1 जीरो आनी चाहिए थी, और 2 में से 1 गया तो 1 जीरो आनी चाहिए थी। तो यहां तो ये दोनों कंडीशन आपके अकॉर्डिंग तो गलत हो गई ना। जब आप क्या कर रहे हो, आप तो यार बहुत होशियार बन रहे हो, 24 में से 14 घटा रहे हो,
डायरेक्टली 10 दे रहे थे कई बच्चे, तो 10 नहीं आंसर होगा पहली बात। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप 14 होने वाला है। अच्छा लगा, मजा आया? तो इनके बीच में चाहे माइनस हो, इन दोनों फैक्टोरियल के बीच में चाहे तो माइनस हो या फिर प्लस हो, जो मिनिमम 0 होंगी वही आंसर होंगी। गॉट इट? क्लियर है? चलिए और मैंने यार यहां समझा दिया है, लेकिन है ना इनके भेजे में ही नहीं घुसती। यहां मैं जो कर रहा था, पता है इनको क्या लग रहा था कि यार पता नहीं क्या बता रहे हैं सर। भाई देखो ना, मैंने यहां पर 3 जीरो में से 2 जीरो घटाई हैं, तो आंसर कितना आया, 2 ही जीरो आया। यहां मैंने 3 जीरो में से 1 जीरो घटाई है, तो आंसर कितना आया, 1 ही जीरो आया। इससे स्पष्ट होता है कि जो मिनिमम आ रहा है ना वही आपकी लास्ट में बच रही है। एक बच्चा कह रहा है आपने तो, एक बच्चा क्या कह रहा है, दीपक रजाक सर आपने तो मैक्सिमम बताया था। हाँ भाई, ये सभी तभी तो आंसर दे रहे हैं। कंफ्यूज आप लोग हो, प्लीज थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि खुद का नुकसान कर रहे हो, है ना। चलिए बेवकूफ, अब बता रहे हैं तो दिमाग में नहीं बैठ रहा है इसके, अभी भी वो उसको मैक्सिमम देना है आंसर, क्या करें बताओ। एक नया डाउट और आया है, क्या कैच द मैथ कल से होगा, बताओ। आइए, 8.4 साल में 10,225 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, ये है क्वेश्चन। तो 12,372.25 में से 10,225 घटाने पर जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, ब्याज, जो कि कितना आएगा, 2147.25। ये कितने साल का है, 2147.25। ये 8.4 साल का ब्याज है। आठ 8.4 साल का ब्याज है। तो काफी टिपिकल कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन आपके लिए आसान इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं देख रहा हूं 3.5 रेट आ रही है, 3 रेट आ रही है, 4.5 रेट आ रही है, 2.5 रेट आ रही है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, 8.4 साल का मतलब आप समझ रहे हो, 8.4 साल का मतलब 8.4, 4 छकी 24 या 12 चौके 48। तो यहां हम एक बात को ध्यान से सुन लें, ये 8.4 का मतलब 8.4 ईयर है, जैसे कि हम लिखते हैं 2.5 को क्या लिखते हैं 2.5 साल। इसी तरह से मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं ये लिख सकता हूं केवल, इसका मतलब क्या है, 8.45 2 42/3, 42/5 माफ कीजिए, तो 42/5 साल का 42/5 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2147.25 होगा। चलो, ये एग्जांपल ये लिखा था। तो 1 साल का निकालो फटाफट यार, कुछ निकल के आ रहा है क्या, 1 साल का कुछ निकल कर आ रहा है आप लोगों का, एक बार कोशिश कर लो। चलो हो गया, आइए प्लीज। डायरेक्ट कट रहा है क्या, मैंने काटा इसको 7 से, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, बचे 5,
7 7 49 और 7 पंजे 35। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और कुछ? मैं 6 से काट दूं? गलत है क्या? अरे कौन कह रहा है गलत है? 25/3 होगा। 25/3, 25/3। क्या करेगा इनका भगवान बताओ। क्या करे बताओ इन बच्चों का। जो ये 25/3 लिख रहे हैं ना, या तो अभी क्लास छोड़ दो, तुम अभी छोड़ दो तुरंत ही, कोई मतलब नहीं है। मतलब हम एक तो समझावें आपको, ऊपर से फिर लड़े और तुमसे न्याय लेने के लिए खुद का, कि भाई नहीं हमने ये लिखा है जो सही है। हद है यार, ये 8 साल 4 महीने थोड़ी दे रखा है। चलिए, ये आपका 8 सही 2/5 ही होगा। इसको पूरा सॉल्व करो। आप इसको 6 से काटो, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और क्या हो जाएगा अपने पास बचा 1, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, हाँ। और यहां पर 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1 साल का निकल कर आ जाएगा। 5 25, कैरी आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 5 25। तो ये कितना आ रहा है, लगभग 255.62 के करीब 1 साल का ब्याज आ रहा है। ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आजकल पेपर में ये सब डेटा आ रहा है इसलिए करवा रहा हूं। तो 1 साल का ब्याज आ गया 255.625। 1 साल का ब्याज किस पर? लगभग मूलधन पर, लगभग मूलधन पर इंटू 100। तो आप ये देख रहे हो कि 2.5% के अप्रोक्स आंसर आ रहा है। ऐसे करना है। तो बस मैं ये कहूं ना, बिल्कुल चिन्नी सी काटा पीटी है जो कि आपको करनी होगी। और मैं ये आपसे चाहता हूं कि आप ये सब चीज स्वयं करें, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास कोई करने नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैलकुलेशन की ये तो प्रैक्टिस होती है, आप सीखोगे, आप कैलकुलेशन को अडॉप्ट करोगे, तभी तो पेपर फोड़ पाओगे ना। इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान दो। और जो बच्चा कह रहा है एसएससी में नहीं आता, तो डियर एक बार मेरे साथ लगातार पढ़ो, तब सब पता लग जाएगा क्या क्या आता है, वरना फिर घूमते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा, तुम समझो तो सही, तुम बेवकूफ वाली बातें कैसे कर लेते हो। चलो, तो कैसे करेंगे डियर, आपको ये क्या दे रखा है, इट्स द बाइनरी। ये क्या है, एक बाइनरी कोडिंग है, इसको डेसिमल में बदलना है। अगर आप बाइनरी को डेसिमल में बदलना चाहते हो तो क्या तरीका होता है, सर यहां जो जीरो सिग्नल दे रहा है उसके साथ में आप क्या करें बताओ। जीरो सिग्नल दे रहा है, उसके साथ में आप क्या करें, 2 की पावर 0, स्टार्ट विद 2 की पावर 0। एंड ये जो एक सिग्नल दे रहा है इसके साथ क्या करें, स्टार्ट विद 2 की पावर 1। ये जो एक सिग्नल दे रहा है उसका अगला 2 की पावर 2, उसका अगला 2 की पावर 3, उसका अगला 2 की पावर 4 और उसका अगला 2 की पावर 5। तो ये हर किसी के सिग्नल है और उसकी ये प्लेस वैल्यू है। तो क्या जीरो सिग्नल वाले लेने हैं क्या? नहीं, यानी कि इसको भी छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 लेना है 16 और 2 की पावर 5 32। इन सबको जोड़िए तो 6 और 6 12 और 2 14, आंसर आ गया 54। यह आपका क्या है, डेसिमल आ गया। तो आपका ये डेसिमल आपका राइट आंसर आ चुका है। आप बाइनरी को डेसिमल में इस तरह से परिवर्तित या चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आपको ये सिखाया है। ठीक है, हमेशा बाइनरी से डेसिमल जाएगा तो ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना। जीरो क्यों नहीं, जीरो का गुणा कर रहे हैं ना हम हर किसी से, तो जीरो का सिग्नल तो जीरो आएगा, तो ये तो जीरो देगा ना, फिर तो जीरो ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ेगा जीरो से। चलिए नेक्स्ट।
जाकर देखो भाई, क्रैक द मैथ नहीं हुआ, जाकर देखो पहले, है ना, पता लगेगा। सुबह लिया है मैंने तो, आप पढ़े नहीं होंगे शायद। चलिए, दिल्ली से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की क्षमता 500 सीटों की है, उसमें से 10% एग्जीक्यूटिव क्लास और बाकी चेयर कार में है। यानी कि 500 सीटों में से मैं कह सकता हूं कि केवल और केवल 10% यानी कि 50 सीट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, और बाकी की 450 सीटें कैसी हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अभी इसको यहीं रहने देते हैं, फर्जी है। अब क्या बोला जा रहा है कि बाकी की चेयर कार है, यानी कि 450 सीटें आपकी क्या है, चेयर कार है। एक यात्रा के दौरान ट्रेन अपनी क्षमता का 85% तक बुक हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो ट्रेन ने कितना अपनी कैपेसिटी को फिल कर लिया, ट्रेन का 85%। तो मैं ये कहूंगा 500 का 85%, यानी कि उसने, ट्रेन ने अपनी क्षमता में से 500 में से 425 सीटों को फिल कर लिया है। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास की जो थी ना, वह केवल 96% ही भर पाई। तो 50 का 96% ही फिल हो पाया, यानी कि केवल और केवल 48 सीट ही भर पाई हैं, 48 सीट ही बाकी भर पाई हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं कि अगर 425 में से 48 सीट भर पाई हैं तो ये कितना रह गया, 377, यानी कि चेयर कार कितनी भरी, 377। तो अभी कितनी सीटें खाली हैं, 73। तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, साइज का बढ़ा हुआ बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा है। जो बच्चा करने में बिलीव रखता है या समझने में रखता है उसे आसान लगेगा, जो बच्चा करने में बिलीव नहीं रखता उसको नहीं लगेगा डियर। पढ़कर सॉल्व करना है, थोड़ी मेहनत और थोड़ा दिमाग, यही पेपर को फोड़ने का तरीका है। चलिए, 48 कहां से आया, 50 का 96% निकाला है ना यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। या तो यूं कह दो 50 का 96% की बजाय 96 का 50%, यानी कि 48, ऐसे भी तो बोल सकते। तो ये कैलकुलेशन आपको सोचनी पड़ेगी, जो कि मैं वहां लिखता हूं तो आपको समझना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ऐसे मत पूछा करो सर इसमें से माइनस क्यों किया। अब भाई मैं ये बोलूंगा कक्षा में 20 लोग हैं, 3 लड़कियां हैं, तो आपसे ये बताने के लिए 20 में से 3 कैसे घटाया, 17 कैसे आया लड़के, तो ये थोड़ी होता है, आप करके देखा करो यार। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। चौड़ाई और ऊंचाई को आधा और लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, आप भी जानते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है जिसे मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। आपने अक्सर बहुत सारे सक्सेसिव केस तो लगाए हैं, लेकिन आज आपको मैं 4 वॉल एरिया में सक्सेसिव केस लगाना सिखाऊंगा। ये वाकई में आपको 100 लग रहा होगा, 100वां सेट लग रहा होगा। एक एक क्लासिक चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको हर एक क्वेश्चन में। तो सर कैसे करें, आप ही बता दो। तो मैं ये कहता हूं तसल्ली रखो, आप इस चीज को ऐसे देखा करो हमेशा कि आप अगर मान लीजिए लंबाई को आप 3x मान रहे हो, चौड़ाई को आप अगर 2x मान रहे हो और ऊंचाई को आप अगर x मान रहे हो, तो आप यहां निकालो ना, इसको क्या दिक्कत है। तो सर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया 2x इंटू 5x, तो 10x स्क्वायर। और अब नया वाले में क्या हो जाएगा, न्यू वाले में चौड़ाई और ऊंचाई को तो आधा कर दिया, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा, चौड़ाई को x कर दिया, ऊंचाई को x/2 कर दिया और लंबाई को दुगना।
यानी कि 6x कर दिया। तो अब निकालो क्या होगा, 2 गुणा ऊंचाई, ओहो, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 7x स्क्वायर। तो कितने परसेंट की कमी आ गई सर, 10 से 7 हो गया, तो 7 की 3 की कमी 10 के रेस्पेक्ट में। कैसा लगा डियर? तो यहां गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आपको सीखना है, सीखिए और करिए इस तरह के प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने एक फिर से खूबसूरत सा प्रश्न, ये लीजिए आपकी नजरों के सामने। और 10 बजे मैं आयु पढ़ाऊंगा, एज। जिनको 10 बजे एज पढ़ना है, लड़ाई कंसेप्ट सीखना है, रिवाइज करना है, सो स्वागतम, सिंप्लीफिकेशन भी करूंगा। चलिए, यहीं पर होगा भाई। कहां पर? सुबह से कमलेश क्लास ले रहे हो, फिर भी 10 बार बता दिया। ए प्लस बी एक साथ 9 दिनों में 45% काम कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में काम कर सकता है। तो ये बताओ 45% काम 9 दिनों में हो रहा है, तो 100% काम कितने दिनों में होगा? 20 दिनों में। यानी कि ए प्लस बी 20 दिनों में कोई काम करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। तो टोटल आपकी काम हो गया 60, एफिशिएंसी हो गई प्लस का 3, इसकी हो गई प्लस का 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी अगर 3 है और ए 2 है, तो बी की आ जाएगी 1। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 काम को एक की एफिशिएंसी से 60 दिन में। ये हुई ना बात? इसे कहते हैं बात करना क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को तकलीफ आई है, लेकिन पूछोगे नहीं क्योंकि मैं गुस्सा कर जाऊंगा। कारण ये है 9 दिनों में 45% काम कर सकते हैं। जैसे कि कैसे आया सर ये 20 दिन? तो 45% काम 9 दिनों में कर रहे हैं, तो बस काटना है यार, बस। तो पनाम 9 से काटा 5 बार, 9 से काटा 1 बार, तो 5% बराबर अगर आपका 1 दिन लग रहा है, तो 100% मतलब 20 का गुणा करना है, 20 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए सर और तरीका है क्या? बिल्कुल है। 45% को 9/20 कहते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 9 से 9 काट दो तो पूरा 20 आ जाएगा। चलिए, एक बच्चा कह रहा है इजी क्वेश्चन में इतना टाइम। डियर, सब तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, और डोंट कंपेयर एनीवन, है ना। अगर आप टॉपर को देखोगे तो आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझोगे कि क्या हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और चुपचाप पढ़ाई करो। मेरी नजर में सब समान है। और अपनी होशियारी दिखानी तो पेपर में दिखाना, जिस दिन रिजल्ट लेकर आओगे उस दिन मैं खुद सलाम करूंगा आपको, नहीं क्या? चलिए, क्लासिक क्वेश्चन है। अब ये सर्स और इंडाइसिस पढ़ाया है, उसके बाद तो बनना चाहिए। चलो, तो दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर पॉइंट 18 है। ये आप जानते हैं ना कि पॉइंट 18 किससे बना होगा? सर पॉइंट 18 ये तो कंफर्म है आपके पॉइंट 6 और आपके ये पॉइंट 3 से बना होगा। बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? बहुत शानदार तरीका सिखाने वाला हूं पढ़ने वालों को लिए, ये बात सत्य है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यार इधर कुछ भी कर लो साहिल सर, आपका उद्देश्य तो यही रहेगा कि पॉइंट 18 की पावर निकाल लो आप। मैंने कहा भाई तेरे को कैसे पता? बोले यार मेरे को सब पता है सर, आप यही चाहते हो कि बेस बराबर हो जाए जिससे कि आप घाते बराबर कर लो, है ना। मैंने कहा यार बात तो सही है, तुम तो अंतर्यामी हो। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पॉइंट 6 या फिर पॉइंट 3, इनमें से किसी एक की पावर देख लूं, किसी भी एक की, वही मेरा बराबर हो जाएगा उसके।
यस, ऐसे ही करना चाहिए। तो आप इनमें से किसी एक की पावर देखो। तो मैंने यहां देखा कि यार देखो, यहां से 0.6 निकलेगा और यहां से कितना आ जाएगा, 0.6 की पावर 5/4 है और ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 3/4 हो जाएगा, -3/4, क्योंकि 6 का स्क्वायर है तो 2 से काटा 8 को 4 बार, तो ये हो जाएगा सर 2/4, यानी कि 1/2। केवल 1/2 आ रहा है, तो 1/2 आ गया और ये किसके बराबर है, 1/x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/2। कैसी लगी? इसे कहते हैं एग्जामिनर की पूंछ को पकड़ लेना, क्योंकि आपका दिमाग तेज चलना चाहिए और ये साफ साफ स्पष्ट है। एक शुभजीत दत्ता ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपको कैसे पता कि 0.6 और 0.3 लेना है, 0.9 और 0.2 भी तो ले सकते हो। भाई साहब, हम ऐसे थोड़ी है कि एक तरफ से यही देख रहे हैं, बस इसको देख तो रहे हैं कि 0.6 बन रहा है, 0.3 बन रहा है, तो टुकड़े भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। इसीलिए ये तो क्यों लूंगा भाई, मेरे यहां कोई यही नहीं कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पॉइंट 3 का क्या हुआ, भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने समझी सानी आई। अरे भाई, अभी यही तो समझाया था कि या तो 0.6 को देख लो या 0.3 को देख लो, बात बराबर रहने वाली है, क्योंकि जो इनकी पावर आएगी वही 0.3 की भी आएगी। तो क्यों दोनों को क्यों देखना, सीधा कंपेयर कराओ ना। अरे नेहा राजावत, 3/4 हाउ, 3/4 हाउ कर रहे हो तुम, 10 घंटे हो गए। इस 0.36 को 0.6 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? और अगर स्क्वायर लिख रहे हो तो घाते आपस में गुणा हो जाएंगी, तो ये 3/4 हो जाएगा। पेन तो चला लो। तेरे बटे का 11 वहां गया है घूमने। सन्नी राज, क्वेश्चन का आंसर को चलो। राहुल ने 40,000 रुपए 20% की दर से निवेश किए। ब्याज को पहले 6 महीने के लिए त्रैवार्षिक देता है और अगले 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक और अगले साल भर के लिए वार्षिक। ओहो, 2 साल के लिए कुल ब्याज बताओ। तो भाई देखो, 40,000 रुपए की बात है, अगर पहले 6 महीने के लिए त्रैमासिक दोगे तो कितना हो जाएगा, रेट आधी और समय 2 साल। पहले 6 महीने के लिए रेट 10, आधी क्या, आधी की भी आधी 5%, क्योंकि वो तो वार्षिक है ना, वो तो वार्षिक है, हमें तो त्रैमासिक निकालना है, तो रेट बटे 4 करो। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट 6 मंथ के लिए। अगले के लिए 40,000 रुपए पर अगले 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक, तो अगले 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक यानी कि रेट आपकी 10% और टाइम आपका 1 साल। फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ, और तीसरे के लिए 1 साल तो हो गया, रेट आपकी पूरी लेनी है 20% और टाइम आपका फिर 1 साल। तीसरे वाले स्लॉट के लिए जहां पर पूरा 1 साल की बात की गई है, 2 साल पूरे हो गए। अब किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो कि कोई क्या कैसे आया। हाँ, ऐसे सोचना है भाई, सब तेज सोचना है, बस यही काम है पेपर के लेवल के लिए। चलिए सॉल्व करें, डायरेक्टली कर पाओगे क्या? हाँ सर, कर तो पाएंगे। 2 ईयर कैसे? 1 मिनट, 1 मिनट, कौन पूछ रहा है?
किसी को कोई डाउट? भाई 2 साल हो तो गए, 6 महीने 6 महीने 1 साल और 1 साल ये। यहां बोल रहे हैं कि सर 6 महीने में 2 साल कैसे आ गया? जब 3-3 महीने का ब्याज दोगे तो 6 महीनों में 2 साल नहीं आएगा क्या? और जब 6 महीने में ब्याज दोगे तो हर 6 महीना 1 साल के बराबर है, और 1 साल के लिए 1 साल 1 साल के बराबर है। अब सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो भैया देखो 5% का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10.25%। या एक तरीका और बताया था सुबह, 1/20 निकालेंगे तो कितना हो रहा है? 40,000 का 1/20, तो ये हो रहा है 2,000। तो 2,000 का 1/20 ये हो रहा है 100। तो 4100 तो यहां से आ गया, तो 4100 यहां से आ गया भाई। मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 कर दिया, यहां से कितना आ जाएगा? 4,000। और यहां से कितना आ रहा है? 20% निकाल दो डायरेक्टली, तो ये 20% निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 8,000, है ना? ठीक है। अब क्या करें? कुल ब्याज निकालना है। अब इन पे ब्याज के ऊपर ब्याज भी तो लगेगा, हर किसी ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, तो सक्सेसिव से भी करना चाहिए। तो 4100, अब ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ो, 4100 का ब्याज कितना हो जाएगा? 10% की दर से 100 रुपया, और 4,000 का कितना हो जाएगा? 20% की दर से। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं अपन। तो एक और तरीका बताऊंगा इसका, तो है ना, एक और तरीका बताऊंगा, चिंता ना करो। तो यहां हम कैसे कर सकते हैं? सर 4100 तो ठीक है, 4100, 4,000 और 8,000, 12 और 4 16। अब ब्याज के ऊपर ब्याज दो सब पे, तो 4100 पर ब्याज लगेगा, इसको भी देगा इसको भी देगा। कितना? इसकी रेट 10% थी तो 410, और इसकी रेट 20% है तो कितना आ जाएगा? 820। ठीक है। अब 4,000 इसको देगा, 4,000 का कितना आ जाएगा 20% की दर से? 800। तो जोड़ना जरा, तो सर 800 800 1620, 1620 और 410 2030 आ रहा है क्या कुछ? चलो सक्सेसिव से कर लेते हैं इसको, छोड़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, इतनी टेंशन लेंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा भाई, सक्सेसिव से सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ आप, सक्सेसिव से सबसे पहले मुझे बताओ, पहले वाले के लिए रेट कितनी होगी? 5%। कितने के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। और दूसरे वाले केस के लिए 10% 1 साल के लिए, और तीसरे वाले केस के लिए 20% कितने के लिए? 1 साल के लिए। अब सक्सेसिव लगा दो डायरेक्टली। 5% से क्या होता है? 20 से 21, 20 से 21, फिर 10 से 11, फिर 5 से 6, बस ये सही है। तो ये कितना आ रहा है? 400, 4,000 और 5 20,000, और ये कितना आ रहा है? 21 21 441, 441 इंटू 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, और 26 46, कितना आया डियर? 29,106 आया। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 29,106। वेल डन डियर स्टूडेंट्स, यू आर अमेजिंग। सो बस अपना काम हो गया। कैसे सर? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9,106, लेकिन ये तो रेशो है ना, एक रेशो बराबर 40,000 के बराबर करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू 2 के बराबर है, तो इसका 2 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 18,212। मजा आ गया क्वेश्चन में? तो सीखने को कितना मिलता है, और यही सबसे बड़ी चीज है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए।
नहीं, उससे कोई एक टर्म रह गई होगी और कुछ नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा उससे। लेकिन खेल तो वहीं खत्म हो गया था, रेट निकालना जरूरी था पहले, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, समरूपता वाला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी लगानी है। QPR TRS के सिमिलर है, तो आप भी जानते हो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे, QP का TR से बराबर होगा, PR का RS से बराबर होगा, QR का TS से। सर कैसे कर रहे हो, हमें तो बस पता दे दे, देखो QR TR QR QP TR PR TRS PR और RS QR और TS। हमें पूछा क्या गया है, QS पूछा गया है, तो क्या पकड़े, देखते हैं। QS पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो PQ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आओ, तो सर इसको लगा दो आप, तो देखते हैं किस किस को लगाएं, क्या क्या मौजूद है मेरे पास। सर देखो आपके पास ये पता है आपको, इन दोनों में लगा दो, क्यों, देखो क्यों, PQ RT कितना है, RT दे रखा है 16 बराबर, RS भी दे रखा है, RQ भी दे रखा है 12 और ST भी दे रखा है 8, सही है ना। ये ज्यादा फायदेमंद रहा मेरे लिए, तो मैंने इसको लगाया, PQ बराबर आ गया 24, PQ मेरा पूरा 24 आ गया, और PS इसलिए दे रखा था कि ये 5 है, तो ये हो जाएगा 19 QS। नेक्स्ट, नाइनटीन हाउ, अरे भाई तो समझाया यार, एक बार पढ़ तो लिया करो यार, तुम लोग कैसे नालायक हो रहे हो यार। PQ बराबर 24 आ गया, PS आपको 5 दे रखा है, QS आपका 19 आ गया। दस बजे हम पढ़ेंगे एज, ठीक है। भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है, और भागफल 18 है। आप जानते हैं ना डियर, कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है, यानी कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। कैसे करेंगे डियर, देखो भाजक भागफल का 24 गुना है, तो डिवाइजर जो है वह 24 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट और रिमाइंडर का 8 टाइम्स है। तो अगर आपको भागफल दे दिया 18, तो रिमाइंडर विल बी 54। वाओ, तो डिवाइजर कितना है, 24 इंटू 18 इंटू 18 प्लस 54, ठीक है। अच्छा है भाई, चलो 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 सॉल्व करो। 8 8 64, 8 8 64, 4 चौक 16 और 4, सही है क्या। 8 8 64, 4 चौक 16 और 4, ठीक है भाई। आंसर कितना आ रहा है, 7830। चलिए नेक्स्ट करिए। राहुल वैल्यू पुट करके देखो, ऐसे तीर में तुक्के मत मारो। 18 डबल क्यों आया, सोचो तो सही एक बार आप। 18 दो बार क्यों आया, एक बार सोचोगे तो अपने आप निकल कर आएगा। चौवन कैसे आ गया,
यार ये तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करते हो तुम लोग, है ना डियर। ये इक्वेशन दिख रही है आपको, ये इक्वेशन दिख रही है क्या? यहां कोशेंट की वैल्यू कितनी है? जो भाजक है भागफल का 24 गुना है, और भागफल कितना है? 18 है। तो भाई साहब अगर कोशेंट आपका 18 है तो रिमाइंडर निकालना है, तो 8r बराबर 24 इंटू क्यू की जगह 18 रख दिया, तो r बराबर 8 से काटा मैंने इसको 3 बार, 54। सॉल्व ही नहीं करते हो। अब भाई बोल रहा है कि सर 2 बार 18 क्यों आया? क्योंकि एक बार तो डिवाइजर की वैल्यू है ये, और एक बार खुद कोशेंट 18 है भागफल। चलिए रिफाइंड तेल की कंटेनर में रिसाव हुआ था, प्रतिदिन 11 किलोग्राम तक तेल लीक होता, तो 50 दिनों तक रहता था, है ना। यह 50 दिनों तक रहता था। यदि रिसाव 15 किलोग्राम प्रतिदिन होता तो वह केवल 45 दिनों तक रहता। यदि कोई रिसाव नहीं था तो और इसे खाने के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता तो कितने दिन तक रहता? क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। तो मैं ये कहता हूं, मान लीजिए खाने के लिए x किलोग्राम डेली यूज होता है, ठीक है, तो खाता भी रहता और 11 किलोग्राम लीक भी होता रहता, तो कितने दिन चल रहा था? 50 दिन। और वही तेल x किलोग्राम और 15 किलोग्राम लीक होता रहता तो 45 दिन चलता। सॉल्व करो तो 50 9 10x प्लस 110 बराबर 9x प्लस 15 नंबर 135, x बराबर आ गया 25। तो x बराबर 25 आ गया, तो टोटल कितना है तेल? तो टोटल तेल है कितना? टोटल तेल है सर x की वैल्यू 25 प्लस 11 इंटू 50, तो 36 इंटू 50, 36 इंटू 50 1800 किलोग्राम तेल है। और हमें कितना खाने में कितना यूज कर रहे हैं हम? 25 किलोग्राम डेली, यानी कि अब रिस्क नहीं रहा। अगर मैं खाने में यूज करूं 1800 को 25 किलोग्राम डेली, तो 72 दिन चल जाएगा। अच्छा लग रहा है डियर मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? एक स्टेटस अप आप जा रहे हो, एक स्टेटस अप जा रहे हो। दुनिया देखेगी, सिलेक्शन ले लेना। चलिएगा अगला प्रश्न करके बताइए। वैल्यू पुट कर सकते हो तो कर लो। 1/2 अंडर रूट 1 प्लस रूट 3/2 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस रूट 3/2। यहां की कहानी तो आपको बतानी है। 1/2 तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3/√2 प्लस 1/2 2 माइनस रूट 3/√2। क्या कॉमन ले लूं? क्या कॉमन ले लूं? 1/2√2, तो ये कितना आ गया? 2 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। अब
कहीं ना कहीं से स्क्वायर ढूंढ के लाओ। तो यार करते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो क्या कहते हैं बहुत बड़ी बात हो गई है। तो चलो सर करो सॉल्व। यहां के बाद ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? आपका किसी का दिमाग चल रहा है या मैं चलवाऊं? आप ही चलवा दो, आओ प्लीज आओ, यू में प्रोसीड। क्या करूं? 2 का गुणा करो सर पहले तो ये हो गया 4 प्लस 2√3 बटे 2। तो यहां √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना, बटे 2। तो उसका रूट कितना आ रहा है सर? ये निकल कर आ गया 1/2√2 √3 प्लस 1, कोई दिक्कत, बाई √2 और प्लस √3 माइनस 1 बाई √2। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है देखो सर, 1/2√2 ये कटेगा, ये बचेगा बस, तो ये होगा 1/2√2, ये कट जाएगा प्लस और माइनस वाला, तो बचेगा कितना, √3 बटे √2 बचेगा केवल। तो ये हो जाएगा √3 बटे 4, हाँ सॉरी √3 बटे 4, यही आ रहा है ना, √3 बटे 4 या √3 बटे 2, √3 बटे 4 आएगा, √3 बटे 2 आया है, √3 बटे 2 आ रहा है। मैंने कहा गड़बड़ कर दी, यहाँ एक बार देख लो, √2 होगा, राइट, थैंक यू सो मच। तो √3 बटे 2 कौन कहां पर देगा, कौन सा एंगल देगा, cos 30 डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने क्या सीखा, यहां से सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट डेरी वाला, डेरी वाला 6.4 लीटर प्रति किलोग्राम की दर से दूध खरीदता है, उसमें 8 लीटर पानी मिलाता है और 37 इस प्रकार वह 37.5% का लाभ होता है, तो ग्राहकों को मिलने वाले दूध में पानी का अनुपात क्या है? भाई साहब देखो, इतने का लाभ हो रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3/8 है, यानी कि यहां पर जो 3 है, अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो ये उसके लाभ का रेशो है। अब 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, ओके ठीक है, एलिगेशन लगा दो भाई साहब, एलिगेशन लगा दो। कैसे सर? मान लीजिए कि इतने का लाभ कमाता है, उसका प्रॉफिट हो रहा है और कुछ पानी मिलाकर 8 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं लाभ का मतलब आपका 3/8 है, बोलो ठीक है, लाभ का मतलब 3/8 है। चलिए, एक डेयरी वाला 6.4 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, दूध को खरीद लेता है वो, और इनमें से कुछ उसमें से कुछ पानी मिलाकर 8 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ग्राहकों को मिलने वाले दूध में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ओके 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 ओके, समझ में आ गया, कुछ गड़बड़ नहीं है। अरे मैं वो बार बार देख रहा था, देखो क्या होता है, ये बेच रहा है, ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है यार, हमें कॉस्ट प्राइस में बदलना है, तो वही देख रहा था कि क्या चक्कर है, वो सीपी में बदलना पड़ेगा तब जाके एलिगेशन लगेगा। तो यहां पर क्या हो गया भाई, 6.4 आपका मिल्क है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, 8 से 11, और 11 रेशो बराबर कितना है, 8, तो 1 रेशो बराबर 8/11 यानी कि 64/11, तो यहां पर आप रख दीजिए 64/11। और पानी कितने का आता है, 3 का, ठीक है। 3/8 कैसे लिखा, इसकी वैल्यू होती है डियर, परसेंटेज पढ़ के आओ पहले, ठीक है। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, करो।
तो ये हो गया सर 64/10, और इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64/110, और ये हो जाएगा 64/11। हो गया भाई, काम हो गया। 10:1 आंसर आ गया, या 1:10। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। तो बस यही है कॉन्सेप्ट, बस इतना था कि इतने का प्रॉफिट हो रहा था, सेलिंग प्राइस को बराबर करना है बस। तो यहां ओवरऑल सीपी आपके सामने निकल कर आता है, एलिगेशन लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट, ये तो कर लोगे सर, 11 का गुणा कर दो ना। क्या को करूं 11 का गुणा, डायरेक्ट घट रहा है ना वो तो। इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना 2 है, तो अगर आप 3x का गुणा करोगे 3x अपॉन 2 माइनस 3x, y अपॉन 3y अपॉन 2 माइनस 3y, 3z अपॉन 2 माइनस 3z। ध्यान रखने योग्य बात, क्या करोगे सर, +1 तो कर लेता हूं, लेकिन अभी भी कुछ समझना बाकी है। यहां तो 4 आ गया, अब यहां 4 आ गया तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको इससे जोड़ोगे तो 3x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 3x, तो यानी कि ये तो कट गया, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ रहा है। इसी प्रकार यहां भी 2 अपॉन 2 माइनस 3y, इसी प्रकार 2 अपॉन 2 माइनस 3z, और हमें तो 1 अपॉन वाला निकालना है, तो ये जो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3z बराबर। क्लियर है, ये हमने पहले भी बताया था, रटना नहीं है, समझ समझ के करिएगा। ठीक है डियर, देखो कितने सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। आज जो डेली नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत आएगी ना डियर, डेली पढ़ो। ऐसे कह रहा है कि अपने आप कर रहे हैं, ये पहले ही करवाती है भाई साहब 10 बार, है ना। अब बच्चा पूछेगा 4 कैसे आ गया, अरे भाई यहां 1 था, तो यहां पर आपके 3 बार 1 मैंने जोड़ दिया है, तो 4 हो गया, 3 इधर जोड़ दिया बस। नेक्स्ट करिए। तीन लोग हैं एबीसी, व्यवसाय को शुरू करते हैं। 5,000, 6,000 और 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशो बना दिया कितना, ए बी सी, 5, 6, 7। ठीक है, अगर कुल लाभ का 10% ए को सक्रिय साझेदार के रूप में बांट दिया जाता है, तो शेष राशि को बांट दो। तो भाई 90% को बांट दो इनके बीच में, तो कितना आ रहा है सर, 18 रेशो बराबर 90%, 1 रेशो बराबर 5%, यानी कि इसको मिलेगी राशि कितनी 25%, इसको मिलेगा कितना 30%, और इसको मिलेगा 35%। आपसे क्या पूछा गया है, ए और सी के मुनाफे के हिस्से का अनुपात क्या होगा, लेकिन ए को तो 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 35:35, 1:1। ठीक है, क्योंकि 10% तो उसको वैसे मिल रहा है और यहां तो मिल ही रहा है, तो जोड़ दिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ राहुल राज, सही है भाई। एक धावक एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटे से सुबह 6 बजे दौड़ना प्रारंभ करता है। दूसरा धावक समान स्थान से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 8:30 पर दौड़ना आरंभ करता है, तो एक दूसरे से पीछे करेगा, यानी कि कब मिलेंगे। आप मुझे बताओ, ये सुबह 6 बजे की बात है
और ये 8 बजे 8:30 बजे की बात है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये 2.5 घंटे में कितना ट्रेवल कर जाएगा? तो आप 8 की रफ्तार से 2.5 घंटे की ट्रेवलिंग अगर निकालने बैठ गए ना सर, तो यानी कि आपको पता लग जाएगा कि ये 20 किलोमीटर तो पहले से ही ट्रेवल कर चुका है। तो 20 किलोमीटर जब ट्रेवल कर चुका है तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद इसकी रफ्तार 8 है और यहां भी अब 8:30 बज चुके हैं। बज गए नहीं बज गए बताओ? और यहां से अब आपका 10 हो गया। तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकल कर आ गई? 2 निकल कर आ गई। अच्छा, एक ही स्थान पर जा रहे हैं क्या? समान स्थान से चलते हैं तो दूसरे स्थान से जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो अब आपके सामने यही मैटर फिक्स हो गया अपना। क्या सर, यहां पर अब कितने बज गए? 8:30। तो पहले वाला कितना दूर पहुंच गया? पहले वाला अब आपका भाई 20 किलोमीटर की दूरी आपको पता लग गई। पहले दूरी की दिक्कत हो रही थी तो 20 किलोमीटर आगे है और वो 10 से पीछे की तरफ आ रहा है। टाइम बताओ कितना लगेगा रिलेटिव स्पीड की वजह से? तो 20/2 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे मतलब 8:30 से 10 घंटे बाद कितने बजे? 6:30 बजे शाम को। सिंपल क्वेश्चन था, मुंह जवानी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है ना? दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। वो एक ही स्थान से चल रहे हैं तो वह 2 घंटे में कितना चल देगा? 20 चल देगा पहले वाला। अब 8:30 बजे की स्थिति में क्या है? 8:30 बजे की स्थिति में इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का गैप है और रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है? 10 और 8 2। तो 20/2 यानी कि 10 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो 10 घंटे बाद मिलेंगे। तो 8:30 बजे से कब? 10 घंटे बाद यानी कि 6:30 बजे। चलिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये 8:30 बजे की स्थिति थी, ये 10 से पीछे भाग रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है। चलिए, अब ये भी वही कर सकता है जो पढ़ना जानता है, चीजें आती हैं जिसको। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है जहां पर आपकी दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरनली काटती हैं। ये फाउंडेशन वाला बच्चा कर लेगा, इसको कंफर्म पता है। ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिष्ठित करती हैं। करो भैया, ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिष्ठित करती हैं। और एओडी आपको दे रखा है। एओडी क्या है? आपका सेंटर है। ओ क्या है? आपका सेंटर है सर। तो मैंने इसको मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ है। तो एओडी ये वाला एंगल मैंने बना दिया आपके सामने 30 डिग्री। और बीओसी कितना दे रखा है? बीओसी ये देखो, अब आएगा मजा। सर ये 30 डिग्री है और ये दे रखा है 40 डिग्री। अब आपको बीपीसी निकालना है। बीपीसी ये वाला कैसे निकालोगे? तरीका बताऊं? पूरा तरीका बताऊं या डायरेक्ट बताऊं? पूरा तरीका देख लेंगे, देखिएगा। तो देखिए भाई, इस जीवा द्वारा एडी चाप द्वारा ये केंद्र पर बना हुआ कोण है। तो मुझे बताइए एडी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण कौन सा होगा? देखो, एडी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण कौन सा वाला है? हाँ, चलिए, कौन सा वाला एंगल है बताओ? एओडी और एसीडी ये वाला। तो जब आपने इसको इससे मिलाया तो जो ये एसीडी आया ना, ये वाला है। दोबारा देखना, एसीडी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कैसे हुआ देखो, ए बी चाप द्वारा यही तो कोण बन रहा है, ये वाला ब्लैक वाला है ना।
जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ब्लैक वाला है, ये वाला, या आप ग्रीन वाला कह लीजिए। ये हो गया 60 डिग्री। अगर मैं बीओसी को 40 बता रहा हूं तो बीओसी को अगर आप 40 बता रहे हो तो बीसी चाप द्वारा ये अगर आपका 40 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं बीएसी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा आपका 80, सॉरी ये 30 है ना, तो यहां पर आपका 15 होगा। उल्टा कर रहे हो तुम भी, आधा होता है आधा। और यहां पर आपका 40 है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कृपया करके ध्यान दें, क्या इन दोनों आंतरिक कोणों का योग नहीं है कि बाह्य कोण? क्या इन दोनों आंतरिक कोणों का योग नहीं है कि? बताओ, ये जो P वाला दिख रहा है, इन दोनों आंतरिक कोणों का योग। हाँ, तो ये कहानी है इसकी। डायरेक्ट कैसे करते सर? इन दोनों का योग कर लेते, AOD प्लस BOC बटे 2। ये डायरेक्ट वाला है, जब दो जीवा एक दूसरे को अंदर काटे। ठीक है, हाँ, और ये भी आपका सही है। चलिए, चौबीस संख्याओं का माध्य आपको औसत दे रखा है 22, उनमें से पहली 11 का 28, अंतिम 11 का दे रखा है 12वीं 13वीं से ये है, तो 2 मिनट में निकाल दो। कैसे निकालेंगे डियर? देखो, तो 24 संख्याएं हैं टोटल, JSM जिंदाबाद, उनका औसत है 22, 11 संख्याओं का कितना है? 28, और बाकी की 11 संख्याओं का कितना है? 16। तो जो 2 संख्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी? 12वीं और 13वीं। तो 22 से मैं इसको देखा तो ये कितना आया? प्लस का 6, 11 यूनिट है, प्लस का 66,